सीट बुक करें और साथ ही पाएं निश्चित उपहार। स्वागत है आपका। गंगा दोपहर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बड़ी खबर के साथ हम इस बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां निर्दलीय विधायक राजा भैया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कोर्ट ने राजा भैया से मुकदमे वापस लेने पर नाराजगी जताई है। राज्य सरकार के वापस लिए गए मामलों पर कोर्ट सख्त हो गया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अब राज्य सरकार से इस बाबत जवाब मांग लिया है। 22 जुलाई को सरकार को अब अपना जवाब देना होगा। दरअसल राजा भैया पर लगे हुए कई मुकदमे वापस ले लिए राज्य सरकार ने, जिसके बाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार से जवाब मांग लिया है। तारीख भी दे दी है 22 जुलाई को। सरकार को इस पर जवाब दाखिल करना होगा कि आखिर क्या वजह रही जो राजा भैया पर लगे हुए मुकदमे वापस ले लिए सरकार ने। और इसी के साथ निर्दलीय विधायक राजा भैया, जिसकी मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं, जिस तरह तलब किया है कोर्ट ने यूपी सरकार को और पूछा है कि आखिर क्यों मुकदमे वापस लिए गए, उसके बाद राजा भैया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 22 तारीख तक कोर्ट में जवाब देना होगा यूपी सरकार को। 22 जुलाई का समय दिया है राज्य सरकार को, जब इस पर जवाब देना होगा कोर्ट के अंदर। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच, जिसने पूछ लिया है सरकार से कि आखिर निर्दलीय विधायक राजा भैया पर मुकदमे वापस लेने का कारण क्या है। नाराजगी भी जताई है कोर्ट ने इस पर। राज्य सरकार के वापस लिए गए मामलों पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है और राज्य सरकार से इस पर जवाब देने को कहा है। 22 जुलाई को जवाब देना है कोर्ट में यूपी सरकार को, और वो कारण, वो वजह भी बतानी है जिसके चलते इतना बड़ा फैसला यूपी सरकार ने लिया और राजा भैया पर लगे हुए केसेस को वापस ले लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कोर्ट ने राजा भैया से मुकदमे वापस लेने पर नाराजगी जताई। संतोष शर्मा हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। संतोष, विस्तार से बताइए। सबसे पहली बात तो ये कि कितने संगीन मामले इस पर थे और क्या कारण अभी तक यूपी सरकार ने दिया है कि मामले एक्सपंज किए गए? बिल्कुल, निर्दल विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के खिलाफ तमाम मामले दर्ज थे, जिनको कि पिछली सरकार ने भी वापस किए, समाजवादी पार्टी की सरकार ने भी वापस किए गए और मौजूदा सरकार में जो भी स्टेटस था, इसी को लेकर के हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने नाराजगी जताई है कि आखिर सरकार ने, कोई भी सरकार रही है, लेकिन उन्होंने ये मुकदमे किस बिना पर वापस किए। इसी पर उत्तर प्रदेश सरकार को उन्होंने 22 जुलाई को लखनऊ खंडपीठ ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है कि 22 जुलाई तक सरकार बताए कि आखिर राजा भैया के जो मुकदमे वापस लिए गए तो किस ग्राउंड पर लिए गए और किस वक्त लिए गए, क्या वजह थी कि राजा भैया के मुकदमे जो दायर किए गए थे राज्य सरकार के द्वारा या तमाम अन्य धाराओं में, तो उनको वापस किए गए। ये तमाम वजहों के साथ हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 22 जुलाई को सरकार से जवाब तलब किया है। जी हाँ, बिल्कुल। 22 तारीख तक सरकार से जवाब तलब किया है निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। उससे मुकदमे वापस क्यों लिए गए, ये पूछा है अब हाईकोर्ट ने। शुक्रिया संतोष, आप इस पर नजर बनाए रखिए, आगे हम आपसे अपडेट लेंगे। उधर कानपुर के बिकरू कांड में एक बड़ी खबर आ रही है। एक बार फिर से घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए पुलिस पहुंची है। मुठभेड़ की जगह पर निरीक्षण करने पहुंची है अब एसआईटी की टीम। विकास के गुर्गे, प्रेम प्रकाश और अतुल दुबे के घर भी पहुंची है फोरेंसिक टीम। बिकरू गांव, जहां पर विकास दुबे का वो घर, जहां पहले भी पुलिस जांच करती रही है, उसे पुलिस ने ढा दिया था। फोरेंसिक टीम काफी दिनों तक वहां से सैंपल इकट्ठे करके गई है और एक बार फिर से बिकरू गांव पहुंची है एसआईटी। मुठभेड़ की जगह पर निरीक्षण करने के लिए एसआईटी की टीम पहुंची है। इसके अलावा प्रेम प्रकाश और अतुल दुबे के घर भी फोरेंसिक टीम जा पहुंची है। एक बार फिर से घटनास्थल, मतलब जहां ये पूरा शूट आउट हुआ था, उस जगह को देखने, उसका निरीक्षण करने के लिए एसआईटी की टीम पहुंची है। इस पूरे घटना की जांच इस वक्त एसआईटी के हवाले। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह की हलचल है। पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है और ये वो शूट आउट वाली जगह है जहां पर 8 पुलिस कर्मियों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी थी विकास दुबे और उसके गुर्गों ने, और उसके बाद सभी वहां से फरार हो गए थे। 6 लोग अभी तक इस एनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं। गिरफ्तारियां लगातार पुलिस कर रही है और ये वो मुठभेड़ की जगह है जहां एक बार एसआईटी की टीम फिर से पहुंची है जांच करने। और अब आगे बढ़ते हैं। कानपुर में अपहरण कांड ने पुलिस की किरकिरी करा दी है। 24 दिन बाद भी अब तक युवक का सुराग नहीं लग पाया है। 22 जून से यह युवक लापता है, लेकिन पुलिस पूरी तरह से फेल नजर आती है।
फतेहपुर के बिंदकी में अपहरणकर्ताओं की लास्ट लोकेशन भी मिली, लेकिन अब फिरौती लेने के बाद किडनैपर्स ने कॉल तक नहीं की। जब एबीपी गंगा ने इस पर लगातार कवरेज की और सवाल उठाए तो बर्रा थाने के प्रभारी रणजीत को निलंबित कर सर्विलांस प्रभारी को जिम्मा दे दिया गया। अब पुलिस अपहरण हुए युवक को बरामद करने के बजाय डैमेज कंट्रोल में जुटी है और पुलिस ने फिरौती देने के लिए कोई दबाव नहीं बनाया, लेकिन अब तक पुलिस की सारी कार्रवाई सवालों के घेरे में रही है। राज्यसभा सांसद चौधरी सुखराम सिंह यादव ने पीड़ित परिवार से मिलकर लचर व्यवस्था पर सवाल उठाए और मामले को सदन में उठाने तक का आश्वासन दिया। उधर गैंगस्टर विकास की पत्नी और बेटा पहुंचे हैं एलडीए यानी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी। मकान का नक्शा पास कराने के लिए उन्होंने बात की है। इंद्रलोक कॉलोनी में नक्शे से ज्यादा उनका निर्माण है। एलडीए के अधिकारी बोले अब कोर्ट में इस मामले पर ही सुनवाई होगी। तो विकास दुबे का घर, जहां पर लखनऊ में उसने एक आलीशान बंगला बना रखा है, इंद्रलोक कॉलोनी में नक्शे से ज्यादा निर्माण कार्य उसने करवा रखा है। एक बेहद भव्य और पॉश इलाके में उसने एक बड़ा घर लिया हुआ है, जहां वो और उसका भाई का परिवार साथ में रहता है। शैलेश से ज्यादा अपडेट लेते हैं। शैलेश, कितना अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है? वो जो आलीशान करोड़ों करोड़ का घर बना रखा था विकास दुबे ने, अब उसी का नक्शा रिवाइज करके पास कराना चाहती है उसकी बीवी। पापा देखिए, यहाँ पर कुछ दिन पहले ही जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था, उससे पहले 2-3 दिन पहले ही वहाँ पर टीम पहुंची थी एलडीए की और उसके बाद वहाँ नपाई जुपाई की थी। लगातार 2-3 दिन तक वहाँ पर टीम जाती रही और उसके बाद मकान का पूरा नाप जोख लिया था। और उसमें वहाँ पर देखिए 2 मकान थे, एक विकास दुबे के भाई का बताया जा रहा था और एक मकान और। इसमें जो J424 मकान नंबर है कृष्णनगर का, उसका जो निर्माण था वो अधिकारियों का कहना था जो नक्शा पास है उसमें और जो निर्माण हुआ उसमें अंतर है, यानी निर्माण उससे ज्यादा नजर आ रहा है। इसके लिए मौका दिया गया, वहां पर नोटिस भी चस्पा किया गया था और विकास दुबे की पत्नी को कहा गया था कि वो आकर इस बारे में आगे बात करेंगी, लेकिन इसी बीच में एनकाउंटर हो गया और अब वो एलडीए पहुंची है। वहां पर जो एक्सपीएन है कमल जी, जो क्षेत्र के, उनसे बात की है, पूरी प्रक्रिया को भी जाना है और बहरहाल अब मामला जो है वो कोर्ट से है। अधिकारियों का कहना है कि अब इस मामले की जो आगे सुनवाई होगी वो कोर्ट में होगी। जो विकास दुबे की पत्नी है वो अपना पक्ष रखेंगी उस मकान के निर्माण को लेकर और उसके बाद एलडीए आगे की जो कार्रवाई होगी उसको करेगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो मामले की सुनवाई कोर्ट में होगी और वहीं ये तय होगा कि ये नक्शा अप्रूव होता है या उस पर क्या फैसला लिया जाता है। शुक्रिया शैलेश जानकारी के लिए। एनकाउंटर में मारे गए विकास के साथी प्रभात मिश्रा की उम्र को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। फरीदाबाद से कानपुर लाते वक्त जिस प्रभात का पुलिस ने एनकाउंटर किया वो नाबालिग बताया जा रहा है। प्रभात मिश्रा उर्फ कार्तिकेय के परिवार ने दस्तावेजों के साथ दावा पेश किया है कि उसकी उम्र महज 16 साल थी, ना ही उसका कोई आपराधिक इतिहास था। तो वहीं पुलिस ने उसकी उम्र 20 साल बताई थी। तो विकास का करीबी था, 50,000 का इनाम उसके ऊपर था, यह कहना है पुलिस का। लेकिन अब उसके दस्तावेजों के साथ घर वाले सामने आए हैं और कहा है कि पुलिस जो उम्र बता रही है 20 साल, वो गलत है। दस्तावेजों में नाबालिग प्रभात उर्फ कार्तिकेय, उसकी उम्र महज 16 साल है और इस बार इंटरमीडिएट का रिजल्ट भी उसका आना बाकी था, जो अब जाकर आउट हुआ है और 66% मार्क्स के साथ उसने 12th पास किया है। एज को लेकर गलत जानकारी दे रही है, ये कहना है उसके परिवार का। उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी प्रोड्यूस किए हैं और ये भी कहा है कि उनके बेटे के ऊपर पहले कोई आपराधिक मामला नहीं चल रहा था, वो कोई ऐसा क्रिमिनल नहीं था जो हिस्ट्री शीटर रहा हो। ये पहला ही मामला था जिसमें उसका नाम सामने आया। उसकी उम्र यूपी पुलिस ने गलत बताई 20 साल और एनकाउंटर में उसको मार गिराया, ये आरोप लगा रहे हैं उसके घर वाले। गोली वगैरह चली तो दूसरे दिन पेपर में निकला था, तब हमने पढ़ा था। तो हमने घर पे फ़ोन करने की कोशिश करी, मम्मी का फ़ोन पुलिस वाले ले गए थे, अदर बाकी जो फ़ोन भैया का फ़ोन था वो भी नहीं लग रहा था, पापा का भी फ़ोन नहीं लग रहा था। फिर जब उस दिन डेड बॉडी के लिए वहाँ ननिहाल में फ़ोन गया तब हम आए। मेरा बेटा था भाई। कितनी उम्र थी उसकी? 16 साल का था, 1-1.5 महीने और हुए हैं। 27 मई से 16 साल का हो गया था। जिस दिन पुलिस ने इनकाउंटर किया था उस दिन आप लोगों ने कुछ कहा था? पहले उम्र बताई थी। हम भैया पुलिस वालों से कहाँ से मिले जाके जो हम कहेंगे कुछ। तो उस दिन जब घटना हुआ था प्रभात था यहाँ? हाँ था, घर पे सो रहा था। जब सब भागने लगे तो हमने उसको भी भगा दिया। किसमें पढ़ा रहा था प्रभात?
कौन क्लास में था? क्लास में इंटर की एग्ज़ाम दिए इस साल। अरे भैया मेरा बेटा तो चला गया, हमें उसका तो अफसोस है। अब ये पड़ोस अड़ोस वाले पकड़े जा रहे, ये मेरे झूठी मेरे आदमी का नाम लिखा रहे, कहीं कुछ बता रहे कहीं कुछ बता रहे। बताओ, जिस दिन से ये घटना हुई हमारा पति घर भी नहीं आया, ना मेरे पास मोबाइल जो हम बात करें या कुछ करें। मेरा पुलिस वाले मोबाइल ले गए थे छीन के। बेटा पढ़ाई के अलावा वो कुछ करता था? और कुछ नहीं भैया, घर में रहता था, कोचिंग जाता था, सुबह चला जाता 7 बजे से कोचिंग पढ़ता था, फिर स्कूल जाता था, स्कूल से आता था, फिर कोचिंग चला जाता था, बस यही अपने। वहीं विकास दुबे और उसके साथियों के एनकाउंटर को पुलिस सही ठहरा रही है। इस बीच यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने भी एनकाउंटर को सही बताया है। उनकी माने तो इससे लोगों में सुरक्षा का भाव पैदा होगा। ये वर्तमान में कानपुर में जो मुठभेड़ हुई है और जो प्रभावी कार्रवाई विकास दुबे गिरोह के विरुद्ध की गई है, उसकी सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। मेरा किसी राजनैतिक दल से कोई संबंध नहीं है। एक सामान्य नागरिक होने के नाते मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्री हितेश अवस्थी पुलिस महानिदेशक एवं प्रशांत कुमार अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था, कानपुर की पुलिस और एसटीएफ के बहादुर कमांडोज ने जो कार्य किया है वो बहुत ही उत्कृष्ट और व्यावसायिक दक्षता की पराकाष्ठा है। उनके द्वारा किए गए कार्य से न केवल कानपुर और उत्तर प्रदेश अधिक सुरक्षित है, बल्कि उन्होंने पूरे मनोयोग से अपनी पूरी प्रतिभा को निचोड़ करके हमें आपको सुरक्षित करने के लिए अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। यह बिना आपके आशीर्वाद और आपकी प्रार्थना के संभव नहीं था। उधर लखनऊ में कोरोना वॉरियर्स को ही बेड मिलने में समस्या आ रही है। कल केजीएमयू तो आज लोहिया संस्थान में विरोध देखा गया है। केजीएमयू के स्टाफ को बेड का इंतजार करना पड़ा था। आज लोहिया के कर्मचारी को बेड मिलने में समस्या आ रही है। दोनों हॉस्पिटल्स में स्टाफ ही कोरोना पॉजिटिव है और गुस्साए कर्मचारियों ने काम का बहिष्कार किया है। गुस्सा जाहिर किया है कि एक तो स्टाफ जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं रात दिन कोविड पेशेंट्स की केयर कर रहे हैं, लेकिन जब वो ही चपेट में आते हैं तो देखिए किस तरह की समस्या का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। आज लोहिया के कर्मचारी को बेड नसीब नहीं हुआ। कल केजीएमयू के कर्मचारी ने ऐसी शिकायत की थी। दोनों ही स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हैं और उनको अपने ही अस्पताल या कहीं और बेड नसीब नहीं हुआ। लखनऊ में कोरोना वॉरियर्स को ही बेड मिलने में समस्या आ रही है, जिसके बाद सभी लोगों ने मिलकर कार्य बहिष्कार करने का फैसला लिया है। कल केजीएमयू के स्टाफ को भी ऐसे ही बेड का इंतजार करना पड़ा था। उधर कोरोना को लेकर प्रियंका का योगी सरकार पर हमला लगातार जारी है। सीएम योगी के कोरोना बेड के दावे पर पलटवार, जैसे जैसे केस बढ़ रहे हैं अव्यवस्था सामने है, ये कहना है प्रियंका गांधी वाड्रा का। केजीएमयू की हालत खराब है, कर्मचारियों को बेड नहीं मिल रहे। क्या ट्वीट उन्होंने किया आपको दिखा देते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिखा है कि यूपी के सीएम ने कुछ दिनों पहले लाखों बेड होने का दावा किया था, लेकिन जैसे जैसे कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये इस अव्यवस्था के मामले सामने आ रहे हैं। ये अव्यवस्था सीएम साहब के घर से मात्र कुछ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद केजीएमयू की है। कर्मचारियों को ही बेड नहीं मिल रहा है। वहीं इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी की तरफ से भी सरकार पर हमला बोला गया। सुनवाते हैं क्या कहना है। तक सरकार की नीयत साफ सुथरी नहीं होगी अपराधियों के प्रति, तब तक ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सरकार की सोच एकदम क्लियर होना चाहिए कि अपराधी मुक्त अगर आपको उत्तर प्रदेश बनाना है तो आपको एक तरह से नहीं सोचना पड़ेगा, आपको सारे एंगल को एक साथ लेके चलना पड़ेगा और जनता को विश्वास में लेना पड़ेगा। आपको सिर्फ ये देख के नहीं करना है कि राजनीतिक अगर द्वेष से, राजनीतिक भावनाओं से अगर आप ऐसा सिस्टम को अपनाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कामयाब होगा। एक बड़ी खबर इस वक्त आगरा से आ रही है। गर्भस्थ शिशु की मौत पर मानवाधिकार का नोटिस आया है सामने। लॉकडाउन में इलाज न मिलने से गर्भस्थ शिशु की मौत हुई थी। आगरा डीएम प्रमुख सचिव चिकित्सा से इस बाबत जवाब मांगा गया है। नितिन उपाध्याय से अपडेट लेते हैं। नितिन, विस्तार से बताइए पूरा मामला और क्या कोई समय सीमा भी है कि कब तक जवाब देना होगा यहाँ डीएम और सीएमओ को? देखिए बिल्कुल, आपका एक के बाद एक घटनाएं ऐसी हुई थी आगरा में लॉकडाउन पीरियड में कि जब लोग अपनी जान गंवा रहे थे तड़प कर और उनको इलाज मैसर नहीं हो रहा था। और ऐसी एक घटनाक्रम में जो बेलनगंज का रहने वाला समीर राठौर की गर्भवती पत्नी नीता राठौर का इलाज जीवनी मंडी स्थित एक हॉस्पिटल में चल रहा था। उस समय
प्रसव पीड़ा के दौरान लॉकडाउन में जब वो दिखाने गया तो डॉक्टरों ने डिलीवरी कराने से इनकार कर दिया। वो जगह जगह भटकता रहा, जिसके दौरान उसके जो गर्भ में ही बच्चे की मौत हो गई। तो इसको लेकर मानवाधिकार जो आयोग में जो चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट हैं नरेश पारस, उन्होंने एक पूरी तरह से शिकायती पत्र भेजा था और जिसको लेकर अब नोटिस जारी हुआ है प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जो अमित मोहन प्रसाद हैं उनको और डीएम आगरा को, कि जिस तरीके से एक लंबी कहा जाए फेरिस्त रही, कई सारे ऐसे घटनाक्रम रहे कि लोगों की जान इसलिए चली गई क्योंकि उनको किसी ने एडमिट करने से हॉस्पिटल में मना कर दिया। पूरी तरह से प्रशासन इस पूरे के क्राइसिस में अपनी जिम्मेदारी निभाने से पूरी तरह फेल रहा। इन लोगों पर अंकुश लगाने पर, यानी हॉस्पिटलों पर किसी तरह का अंकुश नहीं लगा पाया। तो इसको लेकर एनएचआरसी ने यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने नोटिस भेजा है, जिसमें उन्होंने प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और डीएम आगरा को से कहा है कि पूरी प्रकरण में रिपोर्ट भेजें। जी हाँ, बिल्कुल, पूरे प्रकरण में जल्द से जल्द रिपोर्ट भेजे और इस तरह की जो लापरवाही हुई है उस पर अब संज्ञान लिया है ह्यूमन राइट्स कमीशन ने। शुक्रिया नितिन। उधर नोएडा से एक अहम खबर, कोरोना को लेकर प्रशासन ने नई पहल की है। आज से रैपिड जांच शिविर का आयोजन नोएडा में होने जा रहा है। 20 जुलाई तक कैंप लगवाया जाएगा। जिला प्रशासन कई सोसाइटीज और गाँव में ये कैंप लगाएगा। तो रैपिड एंटीजन टेस्ट होने जा रहा है मैसिव लेवल पर नोएडा के अंदर और प्रशासन 20 जुलाई तक ये कैंप लगवाएगा। अलग अलग जगहों, सेक्टर्स और गांव में ये कैंप लगाए जाएंगे जहां पर लोगों के टेस्ट होंगे। ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर राज्य सरकार दे रही है, उस पर आज नोएडा प्रशासन ने पहल की। आपको बता दें, कोरोना के मामले नोएडा में लगातार बढ़ रहे हैं। जैसे ही थमते हैं एक बार फिर से वेव लौटती है और मामलों में उछाल और इजाफा देखा जाता है। उसे लेकर या कंट्रोल करने के लिए अब एक बड़ी पहल यहां नोएडा प्रशासन के द्वारा की गई है। आज से रैपिड जांच शिविर का आयोजन हो रहा है पूरे नोएडा में और 20 जुलाई तक कैंप लगवाएगा जिला प्रशासन। कई सोसाइटीज और गांव में ये कैंप लगेंगे। रैपिड एंटीजन टेस्ट जिसका जो रिपोर्ट है 1 घंटे के अंदर आ जाती है। बहुत आसान ये टेस्ट होता है। जिस दिन टेस्ट उसी दिन 1 घंटे के भीतर इसकी रिपोर्ट मिल जाती है। और अब खबर भदोही से, जहां यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू समेत कई नेताओं पर केस दर्ज किया गया है। सोनभद्र के उंभा गांव जाते वक्त पुलिस ने उन्हें रोक लिया था और सीतामढ़ी गेस्ट हाउस में रखा था, जहां उन्होंने कर्मचारियों के साथ उंभा कांड में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। इस शोक सभा में सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गईं, जिसको लेकर अब अजय कुमार लल्लू, पूर्व सांसद राजेश मिश्रा, पूर्व विधायक अजय राय समेत 21 नामजद किए गए और 100 अज्ञात लोगों पर यह केस दर्ज किया गया है। तो कल अजय लल्लू उंभा कांड की बरसी पर जा रहे थे, लेकिन उससे पहले पुलिस ने उन्हें रोका, आगे नहीं जाने दिया। तो ऐसे में वो कर्मचारियों समेत कीर्तन करने बैठ गए थे। इस दौरान आरोप है कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता इकट्ठा हुए, कहीं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, बहुतों के चेहरे पर मास्क नहीं था। इसमें अब 21 लोगों पर नामजद एफआईआर हुई है। उधर शनिवार और रविवार प्रदेश भर में लॉकडाउन रहेगा, लेकिन कानपुर में आज भी कई जगहों पर बाजार बंद है। यहां सिर्फ जरूरी सामान की दुकानें खुली हैं। यहां का जायजा लिया एबीपी गंगा संवाददाता प्रभात अवस्थी ने। लगातार कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश में वीकेंड यानी शनिवार और रविवार को लॉकडाउन की बात करी गई है। तो अगर हम कानपुर की बात करें तो कानपुर में आज यानी शुक्रवार को भी जो बाजार हैं वो पूरी तरह से बंद है, क्योंकि अगर कानपुर में जिस तरह से लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, जिसके चलते जो व्यापारी हैं उन्होंने जो जिलाधिकारी उनसे मीटिंग की है और ये निष्कर्ष निकला है कि कानपुर में 4 दिन यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार पूरी जो बाजार है वो निर्धारित समय जो है उसके तहत खुलेगी और शुक्रवार और शनिवार और रविवार को जो बाजार है वो पूरी तरह से बंद रहेगी। वहीं जो शुक्रवार की बंदी की अगर बात की जाए तो सिर्फ इमरजेंसी जो सेवाएं हैं उससे जुड़ी दुकानें, परचून की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स जो हैं वो खुलेंगे। साथ ही साथ जो प्राइवेट जो ऑफिसर्स हैं, जो कार्यालय हैं वो ज़रूर शुक्रवार को खुलेंगे, लेकिन जो आम बाज़ार है वो पूरी तरह से शुक्रवार को भी बंद रहेगी। तो जिस तरह से कानपुर में कोरोना का संक्रमण तेज़ी से बढ़ा है, कुल मरीजों की जो संख्या है वो 2000 पार कर चुकी है, वहीं जो मृतकों की संख्या है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है और ये भी 100 के ऊपर पहुँच गई है। लिहाजा कानपुर जो प्रशासन है उसने व्यापारियों से मीटिंग कर निष्कर्ष निकाला है कि अब कानपुर में शुक्रवार को भी एक तरह से देखा जाए तो लॉकडाउन रहेगा, सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चलेंगी और शनिवार और रविवार को पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट संकेत के साथ प्रभात अवस्थी, एबीपी गंगा, कानपुर।
एक बड़ी खबर अलीगढ़ से आ रही है, जहां पुलिस टीम पर पथराव हुआ है। महिलाओं ने घरों की छत से यह पथराव किया है। इस हमले में एक दरोगा के सर पर चोट भी लगी है। 2 महिला सिपाही भी हमले में घायल हुई हैं। शराब तस्करी के आरोपी को पकड़ने गई थी पुलिस, लेकिन देखिए लोगों ने क्या किया। घरों की छत से पुलिस पर हमला किया, पत्थर और ईंटें फेंकी, जिससे 2 फीमेल कांस्टेबल उनको चोटें आई हैं और एक दरोगा के सर में भी चोट लगी है। 3 लोग इसमें घायल हुए हैं। शराब तस्करी के मामले में पुलिस पहुंची थी घर पर दबिश देने के लिए। पुलिस पर हमला किया गया, जिसके बाद पूरा परिवार वहां से फरार हो गया है। अलीगढ़ में तस्कर को पकड़ने गई पुलिस पर लोगों ने किस प्रकार हमला किया, जिसमें दरोगा समेत 2 फीमेल कांस्टेबल्स घायल हो गई। 2.5 महीने से अवैध शराब तस्कर फरार चल रहा था। पुलिस को सूचना मिली और आज उसके घर पहुंची थी। देखिए कितनी बड़ी ईंटें और पत्थर फेंके हैं लोगों ने घरों की छत से। पूरी तैयारी छत के ऊपर, और पुलिस वहां पहुंची, ताबड़तोड़ उन पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए लोगों ने। ये वो पत्थर हैं जो सड़कों पर पड़े हैं, ईंट वहां पर दिखाई दे रही है। और इस घटना को अंजाम देने के बाद पूरा परिवार वहां से भाग गया है। प्रदीप से अपडेट लेते हैं। प्रदीप, अभी तक पता चल पाया है इस परिवार के बारे में कुछ? देखिए, कल रात की घटना है जब ये पुलिस जो है 2.5 महीने से करीब जो वांछित था ये शराब माफिया जगन मल्ला, इसको पकड़ने के लिए गई थी। पुलिस ने इसको पकड़ भी लिया था, लेकिन इसके परिजन में जो आसपास लोग थे परिवार में, वो लोग आगे उन्होंने पुलिस पर हमला अचानक कर दिया और उसके आरोपी को छुड़ा कर ले गए। यहाँ तक कि पूरी बात देखिए कि पुलिस को वहां पर घायल उनको अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन जो परिवार है वो जो आरोपी है जगन मल्ला, पूरे परिवार सहित गायब हो गया। पुलिस अभी लगातार उसकी तलाश में पुलिस दे रही है। जी, तो पूरे परिवार समेत फरार हो गया है ये शराब तस्कर, पुलिस दबिश दे रही है। प्रदीप, अहम बात ये कि क्या इसको कहीं से खबर मिल गई थी पुलिस के वहां पहुंचने की? जो छतों पर पत्थर भर लिए गए, ईंटें पड़ी हुई थी जिन पर पुलिस को मार के घायल किया गया है। देखिए, ये खबर की तो कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन ये पुलिस की कस्टडी में आ चुका था ऑलरेडी, और उसके बाद पुलिस की कस्टडी में आने के बाद इसको छुड़ाया गया। परिवार के लोगों ने पुलिस पर अचानक पथराव किया, तो उसके बाद ये फरार हो गया। पुलिस को की संख्या में करीब 10-12 लोग थे वहां पर, तो वो लोग उन्होंने भागकर वहां से पहले तो अपने को सेव किया। इसी बीच उनका मौका मिला उसको, और ये परिवार सहित वहां से गायब हो गया। उसके बाद आसपास के थानों का फोर्स था वो मौके पर पहुंचा, उन्होंने जाके आसपास के क्षेत्रों में तलाशी अभियान शुरू किया, और अभी तक पुलिस लगातार इस मामले में दबिश दे रही है आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए। जी, धन्यवाद प्रदीप जानकारी के लिए। तो पुलिस ने पकड़ लिया था, आसपास के लोग वहां पर आ पहुंचे, गहमा गहमी बढ़ी, परिवार ने पत्थर मारे और इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकला आरोपी।